Hello everyone, this is Shubhi Agarwal and today I'm going to discuss part 2 of our standard, that is PPE, Property Plant and Equipment. This is basically a small video in which I'll be discussing only about some of the topics of measurement of cost. Tomorrow I will be starting with a fresh topic which is important, that is measurement after recognition. So here in this I'll be giving some examples and these type of questions can come if in your exam. So let's start. Measurement of cost. ठीक है. Payment deferred beyond normal credit terms. Now sometimes when an entity is purchasing a PPE, it doesn't pay the entire cash amount upfront. It pays it in installments and pays it at a period after a period of time. So उस कॉन्सेप्ट के बारे में ये डील करता है, दैट इज़ पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड क्रेडिट टर्म्स. तो इसमें कॉस्ट ऑफ पीपीई हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट ऑफ पीपीई इज़ द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट. तो जो भी रिकॉग्निशन डेट पे उसका कैश प्राइस इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पीपीई. इसके रिगार्डिंग वील डू एन इलस्ट्रेशन आफ्टर विच इट विल बी मोर क्लियरर. ओके. Now, if the payment is deferred beyond normal credit terms, difference between the cash price equivalent and the total payment is recognized as interest over period of credit unless such interest is capitalized in accordance with Ind AS 23. तो अगर पेमेंट डेफर्ड है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, पेमेंट हम बाद में कर रहे हैं, वो डेफर्ड है, तो जो डिफरेंस है बिटवीन द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एंड द टोटल पेमेंट, that is recognized as the interest over a period of credit unless such interest is capitalized under Ind AS 23. तो उसको हम recognize करते हैं as an interest. I'll tell you an example after which it will be more clearer. So there is an illustration which is given in your study mat. It says, so this illustration is about deferred payment credit. So it says on April 1, an item of PPE was offered for sale at rupees 10 million. और इसकी जो पेमेंट हो रही है, दैट इज़ मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 33,33,333 over a 2-year period, and the payment is made on 1st April, then 2011. This is 2011. The second payment is made on 31st March 2012, and the third payment is made on 31st March 2013. Okay, so this is the item offered for sale for 10 million. इसकी पेमेंट होगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ 33,33,333 और इसकी पेमेंट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, जिसमें पेमेंट होगी 1st April 21, 31st March 22 एंड 31st March 23 में. और इसका जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज़ 5.36%. सो हमें इसमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in accordance with Ind AS 16. So you can note down this illustration question. I'll be solving this for you. इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कैश प्राइस इक्विवेलेंट की, तो कैलकुलेशन ऑफ cash price equivalent
at the initial recognition. ओके, सो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं. So this is year, this is payment, this is discounting factor at the rate 5.36% and this is the present value. तो हमने देखा था जो कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट विल बी द कैश इक्विवेलेंट. तो उसके लिए हम जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू हम जैसे निकालते हैं, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम डिस्काउंट करके. तो 1 April 2011 पेमेंट वॉज 33,333. इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, अभी हम 1 April में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू सेम आ जाएगा इस इंस्टॉलमेंट का. सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ पेड ऑन 31 March 2012. इसका पेमेंट है 33,333. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज़ 5.36. तो 5.36 का अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.0536, दिस कम्स आउट टू बी 0.949. तो ये हमारा हो जाएगा 33,333 इंटू 0.949. दिस विल बी 3163333. और फिर लास्ट पेमेंट हो जाएगा हमारा 31 March 2013 में, दैट विल बी ऑल्सो 333,334. सो 3 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे करा है. इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 901. आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गेट 30,03334. तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है. ये हमारा टोटल जो हमारा पेमेंट है वो है. प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, हम तीनों को ऐड करेंगे तो 31. दिस इज 95. ओके, ये हमारा 95 आ गया. तो ये हमारा कैश प्राइस इक्विवेलेंट है. दिस विल बी रिकॉर्डेड एज कॉस्ट. ओके, अब ये वर्किंग नोट 1, अगर इसको आप नोट कर लो, दिस इज़ वर्किंग नोट नंबर 1. एंड अभी वर्किंग नोट नंबर 2 देखते हैं. कैश प्राइस इक्विवेलेंट हम निकाल लिया. अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. ईयर, ओपनिंग बैलेंस, interest, then total payment at beginning or principal amount in the installment, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस. So year 1/4/2011 opening balance is 95 lakhs. इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा शुरू में. पेमेंट हमने करी 33,33333 की. प्रिंसिपल पोर्शन इसमें सेम रहेगा. क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा 61,66,667. अभी 31/3/2012 में 61,66,667 हमारा ओपनिंग बैलेंस है. देन इंटरेस्ट इज़ at the rate of 5.36%. if we calculate, it comes out to be 330,533. इसमें पेमेंट एट द बिगिनिंग, पेमेंट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हो रहा है वो 33,333 हो रहा है.
और इसमें प्रिंसिपल पोर्शन कितना है, ये जो टोटल पेमेंट माइनस द इंटरेस्ट, दैट कम्स आउट द प्रिंसिपल पोर्शन, दैट इज़ 3002,800। ये प्रिंसिपल पोर्शन हो गया। अभी हम इसको क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट। दिस कम्स आउट टू बी 31,63,867। ओके, अब 31 मार्च 2013 में ओपनिंग बैलेंस है 31,63,867 और यहाँ पे हमने पेमेंट किया 33,33,333 का। द डिफरेंस अमाउंट इज़ द इंटरेस्ट 16,9,467 एंड principal payment is this and closing balance is nil. So this is our calculation of interest expense. अब इसमें हम जर्नल एंट्रीज देख लेंगे कैसे पास होंगी, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लो। ओके, सो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सो 1 अप्रैल में एंट्री हम करेंगे 2011 PPE अकाउंट डेबिट कितना है 95 lakhs हमारा कॉस्ट है, तो हमने कॉस्ट को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। पेमेंट कितना किया हमने 1 अप्रैल में 33,33,333 और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ पैसा है जो हमें देना है, that will go to account payable account, that comes out to be 61,66,667. So this is the initial recognition. Okay, now second entry is on 31st March 2012. इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था नीचे टेबल में, दिस इज़ 33,0533। अकाउंट्स पेबल दिस इज़ 30,02,800, जितना भी हमारा प्रिंसिपल पोर्शन बच रहा है, एंड दिस इज़ पेमेंट जो कि हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कर दी, दैट इज़ 33,33,333। ठीक है, थर्ड एंट्री 31st March 2013 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था टेबल में 16,9,467, हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। अकाउंट्स पेबल से हमने कितना पे कर दिया, दैट इज़ प्रिंसिपल पोर्शन 31,63,867 और ये हमने पे किया थ्रू बैंक अकाउंट द इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ 33,33,334। तो ये हो गया रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एंट्रीज हम पास करेंगे व्हेन वी आर डेफरिंग द पेमेंट। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगला आते हैं मेजरमेंट ऑफ PPE एक्वायर्ड इन एक्सचेंज, ये आप नोट कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ PPE एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। नाउ कभी कभी ये होता है कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अनदर मॉनेटरी एसेट, इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, जिसकी जो हम एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट फॉर कंसिडरेशन फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट। मतलब कि अगर कोई PPE एक्वायर कर रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर अदर नॉन मॉनेटरी एसेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो उसका मेजरमेंट हम करेंगे एट फेयर वैल्यू, अनलेस ये दो कंडीशन पूरी नहीं होती, we'll measure it at fair value. Unless the exchange transaction has no commercial substance or fair value of neither asset received nor given up can be reliably measured. अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो हम उसको इस पे नहीं मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज we will measure cost at the fair value.
इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. कि वी विल सॉल्व दैट इलस्ट्रेशन. दिस इज़ गिवन एज इलस्ट्रेशन 2 इन द स्टडी मैट. ओके, सो इट सेज कि प्लूटो लिमिटेड owns a land and building which is carried in balance sheet. It owns a land and building जिसकी कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में कितनी है 10 मिलियन और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 15 मिलियन. अब इसने इस लैंड को एक्सचेंज कर दिया है किससे, एक प्राइवेट जेट से जिसकी फेयर वैल्यू है 20 मिलियन और एडिशनल वो पे करता है कैश फॉर द एक्विजिशन. प्लूटो लिमिटेड एडिशनल कैश कितना पे कर रहा है 3 मिलियन. सो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 16. ओके, तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है इसमें. ठीक है, इट इज़ अफेक्टिंग आवर कैश फ्लो. अब कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, कब हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ कमर्शियल सब्सटेंस. सो एन एंटिटी डिटरमाइंस वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस by considering the extent to which its future cash flow are expected to change as a result of a transaction. अगर उसके future cash flows उस transaction से change हो रहे हैं then it has a commercial transaction if the configuration, that is risk, timing and amount of cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flow of the asset transferred, or the entity specific value of the portion of entities operations affected by the transaction changes as a result of the exchange, and the difference between A or B is significant relative to the fair value of asset exchange. So basically आप एक मोटा मोटी कंसिडर करो तो कमर्शियल सब्सटेंस तब होता है व्हेन इट इज़ अफेक्टिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज. तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है हमारा. तो पहली चीज़. दूसरा, इसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, मैं सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू करेंगे. इसमें फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितनी होगी, एक तो 15,000 जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी और 3,000 जो हमने एक्स्ट्रा दिए. दिस कम्स आउट टू बी 18,000. ठीक है, उसमें से हम कैरिंग अमाउंट लेस कर देंगे ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग डिस्पोज्ड. कितना डिस्पोज किया हमने 10,000 का, उसका बुक वैल्यू था वो हमने डिस्पोज कर दिया. एंड कैश कितना पे किया हमने, कैश वी हैव पेड 3,000, तो ये लेस हो जाएगा. सो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट ये आ जाएगा हमारा 5,000. सो दिस इज़ द प्रॉफिट. तो उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी PPE अकाउंट डेबिट, दैट इज़ 18,000 टू PPE अकाउंट क्रेडिट. इसमें हमने प्राइवेट जेट को डेबिट कर लिया, इसमें हमने लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया 10,000. और फिर कैश हमने पे किया कितना 3,000 और हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, दिस इज़ 5,000. तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई. ठीक है, तो ये हो गया जब हम PPE एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज में, तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in which I'll be talking about cost model, then
I'll be talking about revaluation model, and we'll be talking about different practical implications of these models. So this was all for today. Thank you so much for watching. You can practice this type of questions. This type of questions can also come in your exam. Thank you so much for watching this video. Thank you.